नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे जिसका संबंध है भाषा से। जैसे हम हर कार्य को शुरू भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर करते हैं, तो इस कार्य में भी भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री गणेशाय नमः। इसके बाद विषय पे आने से पहले इस वीडियो को बनाने का सारा श्रेय, सारा धन्यवाद श्री संदीप सिंह जी को है, जिनसे विगत कुछ दिनों पहले चर्चा होते समय उन्होंने कुछ भाषा से संबंधित बातचीत की, कम्युनिकेशन स्किल्स की बातचीत की। तो उस पे जो संवाद हुआ उसके लिए उन्होंने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण आपके पास बिंदु हैं इस पे बात करने के लिए, तो आप इस पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते। और अगर कहा जाए तो उन्होंने ना केवल वीडियो बनाने के लिए बोला बल्कि एक तरह से आदेश ही दिया था, जिसके तहत ये आज वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहली बात जहाँ भाषा के बारे में आती है, तो कुछ सालों पहले एक शो में एक व्यक्ति ने बहुत सही बात कही थी कि आगे बढ़कर लपक कर हमने सीख तो ली विदेशी जुबान, डर है कहीं गूंगा न हो जाए हिंदुस्तान। उन व्यक्ति की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक आयरिश सेइंग भी है जिसको कहा जाता है कि इफ़ यू लूज़ टंग यू लूज़ वॉइस एंड यू लूज़ सोल। तो भाषा के बारे में ऐसे अनेक बातें कही जाती है, जिनमें से कुछ बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। आजकल जैसे ही बच्चे स्कूल में जाने की उम्र में आते हैं या कई बार जन्म होते ही माता पिता उनसे अंग्रेजी में ऐसी चपड़ चपड़ शुरू कर देते हैं, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है उनके संदर्भ में ये बात कही जा रही है, और वो उनको उनकी मातृभाषा से दूर कर देते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो NCERT का है, 2005 में आया था, जब भाजपा की सरकार भी नहीं थी, कांग्रेस की ही सरकार थी। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें कहा जाता है कि इफ़ यू डिनाई द एजुकेशन टू अ चाइल्ड इन द होम लैंग्वेज देन इट इज़ इंटरफेरेंस विद द सेंस ऑफ सेल्फ। होम लैंग्वेज का मतलब होता है वो भाषा जो कि परिवार में, समाज में, जिस कम्युनिटी में बच्चा रहता है, जहाँ के दुकान वाले, आसपास के काम वाले जो भाषा में जनरली बात करते हैं, जो आसपास सुनाई देती है बालक को, वो भाषा होम लैंग्वेज होती है। अगर उसमें उसको एजुकेशन नहीं मिले, अगर उसमें उसको पढ़ाई के अवसर नहीं मिले, तो वो उसको उसके इंटरफेरेंस विद द सेंस ऑफ सेल्फ के बराबर कहा गया। इसका कारण क्या है, एक छोटा सा उदाहरण लेकर देख सकते हैं। स्कूल जाने से पहले बच्चे को अगर उसकी होम लैंग्वेज में या उसकी मदर टंग में, जैसे सेवफल है, उसको सेवफल कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पहुंचेगा तो वहाँ पे उसको कहा जाएगा दिस इज़ एप्पल। अब बालक जिसके मन में इमेज को देखकर, ऑब्जर्वेशन करके वो चीज़ को उसने सेवफल बोलना जानना सीखा था, अचानक से वहाँ पे उसको एप्पल कहा जाता है, तो वो हो सकता है प्रश्न उठाए कि अरे ये तो सेवफल होता है। तो फिर उसको समझाना पड़ेगा कि इसको अंग्रेजी में सेवफल बोलते हैं। तो जो लर्निंग का फेज़ होता है शुरुआत के समय में बालक के जीवन में, उस समय बिना कारण उसको दो भाषाओं का बोझ लेके चलना पड़ता है। दो द्विभाषी होना, अनेक भाषी होना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये शुरू के समय की बात चल रही है। उस समय उसकी लर्नेबिलिटी, उसकी लर्निंग एबिलिटी सबसे हाई होती है, तो उस समय उसकी समय और ऊर्जा ये ऐसे टेबल्स बनाने में क्यों व्यर्थ जाए। उस समय वो केवल एक भाषा में एक बोलते हैं, दूसरी भाषा में दूसरा बोलते हैं, तो उसका जो लर्निंग पोटेंशियल है वो भाषा सीखने में चला जाता है। जबकि भाषा बाद में भी सीखी जा सकती है, 6 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद। अनेक लोग बाद में भी जर्मन, फ्रेंच, अनेक भाषाएं सीखते हैं।
तो ये अंग्रेजी का बोझ बचपन से डालने की आवश्यकता है ही नहीं। एक बात तो ये हो गई। दूसरे बिंदु पे चलें तो मानेसर में एक ब्रेन रिसर्च सेंटर है जहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च हुई थी जो कि स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। किस तरह की स्क्रिप्ट का हमारे मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें निकल के आया। उन्होंने एक एफएमआरआई टेस्ट की। यह रिसर्च पेपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप कभी भी गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं। उस रिसर्च में आया था अलग अलग स्क्रिप्ट को पढ़ने से व्यक्ति का मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें देखा गया कि अंग्रेजी जो है, जो कि एक लार्जली लीनियर भाषा है, जो सीधी सीधी लेफ़्ट टू राइट पढ़ने में आती है। अधिकतर भारतीय भाषाएं भी लेफ़्ट टू राइट ही पढ़ी जाती है, लेकिन इसमें एक कैच है। सिर्फ ये लेफ़्ट टू राइट नहीं है, इसमें कई बार लेफ़्ट से राइट चलते चलते पीछे भी आना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए इसमें संदीप सिंह जी के नाम का ही उदाहरण लेते हैं। स पूरा लिखा गया है, न को आधा लिखा गया है, द में ई की मात्रा लगाई गई है, बड़ी ई की मात्रा जो कि द के आगे लगी है, और प तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है। लेकिन जैसे ही सिंह लिखते हैं तो छोटी ई की मात्रा लगती है स में। अब ये छोटी ई की मात्रा लिखते समय स के पहले आती है। स के पहले आने का अर्थ है कि लिखते समय तो वो हम पहले लिख रहे हैं, लेकिन बोलते समय तो स के बाद लगेगी, सिम का सी। तो ये जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसको लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई सी चीज़ लीनियर ऑर्डर में से नहीं चल रही है, लॉजिकल फ्लो में नहीं चल रही है, सडनली कोई अंतर आया है, तब राइट ब्रेन को चालू होना पड़ेगा। और यही उनकी रिसर्च में निकल के आया था। दूसरा एक और कारण था कि अधिकतर भारतीय भाषाओं में कहीं सीधा है, कहीं घुमाव है, तो उनमें जो एस्थेटिक सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक डिज़ाइनर अल्फ़ा सिलेबिक भाषा स्क्रिप्ट है, जैसे देवनागरी हो गई या भारत की अन्य भाषाएं हो गई। तो जब एफएमआरआई टेस्ट करी गई, उसमें निकल के आया कि जो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर है, राइट ब्रेन हेमिस्फीयर है, दोनों में कॉर्टिकल एक्टिवेशन हुए। कॉर्टिकल एक्टिवेशन को लोकल भाषा में दिमाग की बत्ती जलना भी कह सकते हैं। तो ब्रेन के वो हिस्से में एक्टिवेशन होते हैं और जिससे उस स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले व्यक्ति का वो वाला ब्रेन अलर्ट रहता है। तो लर्निंग फेज़ में अगर आप अपने बच्चे का मस्तिष्क का पूर्ण विकास चाहते हैं तो उसको भारतीय भाषाएं, उसकी मातृभाषाओं में पढ़ाने पर ज़्यादा समय और ऊर्जा लगाइए। अंग्रेजी इत्यादि, जर्मन, फ्रेंच, ये सब भाषाएं वो बाद में भी सीख सकता है। अब अगले हिस्से पे आते हैं जिसमें कि हमारे कुछ सांस्कृतिक पहलू हैं, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसको लेकर आते हैं। संस्कृत जो कि एक भाषा है जिसका मतलब भी होता है समय के साथ जो परिष्कृत होती रहे, जिसके अंदर त्रुटि होने की संभावना बहुत कम है, और उससे भी अधिक है कि पूरी संस्कृत में आपको अपशब्द नहीं मिलते। जितने भी अपशब्द, दुरुक्ति जिनको गाली कहा जाता है, दुरुक्ति, वो संस्कृत में है ही नहीं। संस्कृत में उनका निर्माण ही नहीं करा गया। अब जो शब्द किसी बालक ने न कभी सुने तो उस तरह के विचार उसके मन में नहीं आते हैं, उस तरह के विचार नहीं आते तो व्यक्ति का जीवन का निर्धारण भी उसी तरह का हो पाता है। तो संस्कृत जिसको एक सात्विक भाषा कहा जाता है, जिसके अंदर ऐसे अपशब्द है ही नहीं, तो उस बालक के मन में उस तरह के विचार नहीं आएंगे, वो कोई दुरुक्ति नहीं बोलेगा। तो इसका जितने भी आजकल समस्याएं हैं, कई माता पिता बोलते हैं उनके बच्चे के विचार ठीक नहीं है, उसका आचार व्यवहार ठीक नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा संबंध उससे है कि वो कौन सी भाषाएं बोलता है। जिन भाषाओं में इस तरह के शब्द हैं, वो शब्द उसकी बोलचाल में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बार हमको उनका एटिमोलॉजिकल रेफरेंस, एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि जो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, वो शब्द किस रूप में, कब से, कहाँ, किस रूप से प्रकट हुआ था, किस रूप में प्रयोग में आया, इसका बहुत सारी जानकारी नहीं होती। और जाने अनजाने हम ऐसे शब्द बोलते रहते हैं जिनका अर्थ या जिनका प्रयोग सही दृष्टि से शुरू में नहीं हुआ हो। तो संस्कृत इत्यादि देव भाषाएं बालक, बच्चे जितना बोलेंगे
उनके अंदर सात्विकता का उतना संचार होगा और उसी तरह की चीज़ों का श्रवण करके उसी तरह के विचार उनके आएंगे, उसी तरह के विचार होने से उसी प्रकार का एक सात्विक व्यक्तित्व आएगा। सात्विक व्यक्तित्व आने से उसकी वाणी वैसी रहेगी, वो जिस तरह की बात करेगा उसी तरह का संग होगा, उसका सात्विक लोगों का संग होगा, वो उनसे वापस से सात्विक बातों का श्रवण करेगा। तो ये पूरा एक चक्र चलता चला जाएगा जिससे उसके व्यक्तित्व में सात्विकता आती जाएगी। तो भाषा को केवल इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज करके अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में अपने बालक का जीवन का नाश करने से रक्षा करें। और केवल बालक ही नहीं, हम स्वयं के भी जीवन को सुधार सकते हैं केवल भाषा पर ध्यान देकर। जो सात्विक भाषा है वो बोलें, सात्विक भाषा पढ़ें, सात्विक साहित्य पढ़ें, तो इसका समग्र स्वरूप हमको देखने को मिल सकता है। अंत में वो बात जो कि सभी जानते हैं, बचपन से सबने सुनी है, कि हमारे कंठ में और हमारी जिह्वा के अग्र भाग में माँ सरस्वती का वास होता है। वह आपने हमेशा सुना है माँ सरस्वती श्वेत और शुद्ध और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने वाली होती है, श्वेत कमल पे आने, तो उनको एक तरह से स्वच्छता काफ़ी पसंद है। और सफ़ेद या श्वेत रंग जहाँ भी होता है वहाँ पे कुछ भी गंदगी होने की संभावना बहुत जल्दी रहती है। तो माँ सरस्वती जिस स्थान पे रहती है, कंठ में, जिह्वाग्र पे, उस स्थान को बहुत शुद्ध सात्विक रखना बहुत आवश्यक है। तभी माँ सरस्वती वहाँ रहेंगी। जब तक माँ सरस्वती वहाँ रहेंगी तब तक वाणी सही रहेगी। और माँ सरस्वती का संबंध विद्या और मति और बुद्धि से भी है। तो माँ सरस्वती रहेंगी तो सद्गति सुमति का भी वास रहेगा, सद्बुद्धि का वास रहेगा। तो माँ सरस्वती की आराधना करें, माँ सरस्वती के स्थान को शुद्ध सात्विक रखें, अपशब्दों से बचें, दुर्वृत्ति से बचें। ये एक तरीका है जो हमने बातें की उनको पाने के लिए। ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पक्ष है। दूसरा, अगर ये हो गया है अब तक, तो अब क्या कर सकते हैं वो वाली बात आती है। तो उसके लिए एक तो मौन, जैसे शरीर को अगर हमको सही करना होता है तो आयुर्वेद वाले जनरली किसी तरह की व्रत, किसी तरह की उपचारों का जब वो बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि ये चीज़ें न खाएं, ये सब न करें। वैसे ही वाणी को अगर शुद्ध करना है तो वाणी के लिए तपस्या कही जाती है मौन। तो अगर हम पूरे समय मौन नहीं रखें तो कुछ नियम बांध लें कि इस समय के आधे घंटे के लिए मौन रखेंगे, 15 मिनट के लिए मौन रखेंगे, 1 घंटे के लिए मौन रखेंगे, ताकि वाणी को शुद्ध करने के लिए जो मौन रूपी तप है वो वाणी को शुद्ध कर सकता है और उससे पुराने किए हुए थोड़े से गड़बड़ियों को रोका जा सकता है और उसका लाभ हमको शीघ्र ही मिल सकता है। तो माँ सरस्वती की आराधना, गणेश जी की आराधना से तो सबको शुरू होता ही है। तो वो भी सात्विक बुद्धि के प्रवर्तक हैं माँ सरस्वती। मौन अगर करा जाएगा और तो इन सब से चीज़ें सुधर सकती है। और एक चीज़ है जो कि निंदा को अगर रोका जा सके, क्योंकि निंदा करने से जिसकी निंदा की जा रही है उसका पाप हमारे सर पर चढ़ता जाता है। तो निंदा से भी वाणी खराब होती जाती है, तो उससे बचे। लोगों का अच्छी बातें लोगों के लिए बोलें। भगवान की स्तुति से वाणी को लाभ मिलता है। भगवान की कथाओं को सुनने से, वो श्रवण से उस तरह के शब्द हमारे विचार में आने लग जाएंगे और जैसा सुनना शुरू करेंगे फिर वैसा ही बोलने में आएगा। तो इन दोनों का संबंध है। भाषा के बारे में अनेक तरह की बातें हैं, इसके ऊपर अनेक लोगों ने लिखा है। संक्रांत सानू जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। आप लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के ऊपर सर्च कर सकते हैं अगर आपको इन सब के वैज्ञानिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष को और जानना हो तो। आशा है ये वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगा और आप भी अधिक से अधिक मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।